मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को MS सरकार झारखंडी जोहार। आज मैं आप लोगों के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विवरणिका के संबंध में बातचीत करूंगा। आज आप JSSC के द्वारा निकाले गए विवरणिका में सारी बातें होती हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले एक बार विवरणिका अवश्य ही पढ़ लेनी चाहिए और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसे पढ़ भी लिया होगा, लेकिन पढ़ने के बाद भी कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं। आप एक एक पॉइंट देखते चलें, मेरी बातों को सुनते चलें, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स इस परीक्षा में अपीयर होने से पहले या फॉर्म भरने से पहले ना रह जाए। ठीक है ना? ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आ जाते हैं सीधे पॉइंट 1 पे। नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 6855 दिनांक 8/12/23 द्वारा अग्रसारित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 57/13 दिनांक 4/12/2023 द्वारा संसूचित जिला स्तरीय आरक्षी संवर्ग अंतर्गत आरक्षी की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे कई तरह का पत्र संख्या, विज्ञापन संख्या वगैरह दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस यही समझें कि पूरे भारत के नागरिकों से जो स्टूडेंट्स से इंटरेस्टेड हैं पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरने का, वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको मालूम ही है कि फॉर्म भरने का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। वैसे शैक्षणिक योग्यता या और भी जो योग्यता चाहिए फॉर्म भरने के लिए उसके ऊपर अभी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पूरे भारत के नागरिक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाना है। ठीक है ना? और फॉर्म भरने के लिए आप www.jssc.nic.in पर जा कर के लॉगिन करके आप फॉर्म को भरेंगे। ठीक है? परीक्षा शुल्क 2 नंबर में दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या BC1 BC2 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है? बाकी झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति स्टूडेंट्स यानी कि SC स्टूडेंट्स जो झारखंड राज्य के हैं, उन्हें 50 रुपया आवेदन शुल्क के तौर पे, परीक्षा शुल्क के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है ना? नंबर 3 में लिखा हुआ है रिक्तियों का विवरण। अब यहाँ पे देखें, रिक्तियों का विवरण यहाँ पे जिलावार दिया हुआ है। नियमित वैकेंसी में देखें, यहाँ रांची जिला में कुल 76 पोस्ट हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, पुरुष के लिए कितनी सीटें हैं, महिला के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, खेलकूद कोटा के लिए कितनी सीटें हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में जल्दी हम आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का कुल रिक्तियों को बताते जाते हैं। ठीक है ना? तो रांची जिला में कुल पद 76 है, खूंटी में 86, सिमडेगा 103, गुमला 12, हज़ारीबाग में 212, कोडरमा 42, जिला चतरा में आपका 50, गिरिडीह में 452, रामगढ़ में 200 है, बोकारो में कुल पद 136, धनबाद में 337, पलामू 44, लातेहार 112, दुमका में 164 है, जामताड़ा में कुल रिक्ति 52,
देवघर में 343, गोड्डा 46, साहबगंज में 131, पश्चिमी सिंहभूम में 322, सरायकेला खरसावां में 305 और जेएपीटीसी में कुल रिक्ति है 10, रेल डीएनबी में 244, जेडब्ल्यूएफएस में कुल रिक्ति 14, सीटीसी में कुल रिक्ति 52, रेल जे आसेर कुल रिक्ति 254। ठीक है, इस तरह से कुल आपको नियमित वैकेंसी इसको आपको जोड़ के देखेंगे तो 3000 कुछ होता है। वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि कुल वैकेंसी आपका 4919 है। ठीक है ना। उसके बाद आपका ख में देखे दिया हुआ है रिक्तियों का विवरण, बैकलॉग के बारे में बताए थे कि वैसा पद बैकलॉग पद कहलाता है जिसके ऊपर पहले भी वैकेंसी आ चुकी होती है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो पद खाली रह जाता है और खाली रह जाने के वजह से चूँकि सरकार को उस वैकेंसी को भरना होता है तो पिछले वैकेंसी को ही बैकलॉग के नाम से आगे भी वैकेंसी निकाला जाता है। जिस तरह से इस बार भी बैकलॉग के नाम से कुछ पद निकाला गया है। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी में आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी जिलावार है। खूंटी में 27 पद रिक्त है, गुमला में 51, लोहरदगा में 123, हजारीबाग 146, कोडरमा 17, चतरा 127, पलामू 148, लातेहार 50, गढ़वा 4, पाकुड़ में 49, पूर्वी सिंहभूम में कुल रिक्ति 288, जेपीए कुल रिक्ति 6, रेल डीएनबी कुल रिक्ति 43, जेडब्ल्यूएफएस कुल रिक्ति 20, सीटीसी कुल रिक्ति 20, रेल जेएसआर कुल रिक्ति 1। ठीक है, इस तरह से बैकलॉग पोस्ट भी अच्छा खासा है और नियमित बैकलॉग दोनों में आपको जाने का मौका मिलेगा। कुल पद 4919 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप जेएसएससी के वेबसाइट में जा कर के भी विवरणिका पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक लाइन एक एक सेंटेंस पढ़ पाना शायद यहाँ मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे इसे नहीं पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ। ठीक है, आगे देखें, आगे आ जाते हैं हम लोग नंबर 5 में। नंबर 5 में आपका दिया हुआ है कंडिका 3 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। ठीक है ना। पदनाम एवं वर्गीकरण 1 नंबर में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह ग अराजपत्री समूह ग के लिए यह वैकेंसी है। आरक्षी समूह ग के अंतर्गत आता है। इसमें वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 3 है और इसका बेसिक स्केल हो जाता है 21,700 रुपया से 69,100 रुपया। ठीक है, 21,700 रुपया के बाद इसमें जितने भी तरह के अलाउंसेस होते हैं वो सब अलाउंसेस आपको मिलेंगे। लगभग जो है आपको 35,000 रुपया के आसपास पहला पेमेंट बनना चाहिए। ठीक है, लगभग 35,000 रुपया से आपका पेमेंट शुरू होगा। ठीक है ना। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। ठीक है ना, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। और वैसे और भी आपको शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे देख लें। क्योंकि आप कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्म को भर देते हैं तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा होना जाना नहीं है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले शैक्षणिक योग्यता या और जो भी क्राइटेरिया है उसको जानना ज़रूरी है। ठीक है ना। यहाँ हम समझते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो लगभग मैट्रिक के 18 साल वाले तो उत्तीर्ण होंगे ही होंगे। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स इंटर में बीए या एमए कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, वैसे स्टूडेंट्स को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, शारीरिक माप इसे आप देख लें। अप्लाई करने से पहले आपको यह देख लेना ज़रूरी है कि आपका शारीरिक माप क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे देखें
2 नंबर में देखें अनारक्षित एवं आ का वर्ग न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। ठीक है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का लाभ, चूँकि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ही होना है, इसलिए आप जान लें कि बाहर के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और बाहर के स्टूडेंट्स जो भी होंगे, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले हों यानी कि ST, SC, BC स्टूडेंट्स हों, उन्हें अनारक्षित में ही फाइट करना पड़ेगा। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और सीना उनका 79 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग जो झारखंड राज्य से संबंध रखते हों, उनका भी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और सीने की गोलाई जो है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि अनारक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स का ऊंचाई और सीने की माप बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर होना चाहिए। महिला के लिए ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है और सीने की माप महिला की नहीं की जाएगी। ठीक है। नंबर 7 में दिया हुआ है अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु, पैर, समतल पैर, स्फीत, शिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी और एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज़ आदि की चिकित्सकीय जांच की जाएगी। ये बात आयु सीमा भी देख लिया जाए। आयु सीमा फॉर्म भरने के लिए क्या होना चाहिए? आयु सीमा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2023 तक कम से कम आपका उम्र 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है। 1 अगस्त 2023 तक जिस स्टूडेंट्स का एज 18 साल पूरा हो गया होगा वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होगा। कई स्टूडेंट्स का मैट्रिक का जन्मतिथि कुछ होता है और आधार कार्ड में जन्मतिथि कुछ होता है, इसलिए बहुत बेहतर ये होगा कि आप अपने आधार कार्ड में मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना जन्मतिथि, अपना नाम, फादर का नाम, अगर किसी तरह का स्पेलिंग में कोई त्रुटि है तो उसे सुधार ज़रूर करा लें। चूँकि फॉर्म 15 जनवरी से भरा जाना है, इसलिए अभी आपके पास टाइम है। आप हर हाल में अपने आधार कार्ड में सुधार करा लेंगे। ठीक है। आप आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म नहीं भरेंगे, आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। आपका एडमिट कार्ड जारी अगर हो भी जाता है तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर काफ़ी दौड़ धूप करना पड़ सकता है। ठीक है। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले आप अपने आधार कार्ड में सुधार करा लें। ठीक है। ठीक है। तो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 1 अगस्त 2023 तक कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 अगस्त 2019। ठीक है। 1 अगस्त 2019 तक जो अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 25 साल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 यानी कि BC1 और पिछड़ा वर्ग BC2 के स्टूडेंट्स जो पुरुष स्टूडेंट्स हैं उनका उम्र 27 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 27। ठीक है ना। महिला चाहे अनारक्षित हो, आर्थिक कमज़ोर वर्ग का हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला जो अनरिजर्व कैटेगरी से आती हों, अनारक्षित हों, आर्थिक वर्ग में कमज़ोर हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 हम लोग कहते हैं और BC2 उनका उम्र 28 साल मैक्सिमम होगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष हो या महिला हो, इनका उम्र मैक्सिमम 30 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है।
ग भी देख लें। ग में दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसे यहाँ पे अधिकतम वर्ष ST SC पुरुष महिला के लिए 30 साल है, तो भूतपूर्व सैनिकों को का उम्र 35 साल तक हो जाएगा। 35 साल तक के भूतपूर्व सैनिक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और शायद आप लोग पूरी वीडियो देखना ना पसंद करें। हालांकि जो मुख्य बातें थी वो मुख्य बातें आप लोगों को बता दी गई है। फॉर्म भरने से पहले जिन बातों को आपको जान लेना चाहिए था वो सारी बातें आपको बता दी गई। अब आप 15 जनवरी से पहले हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स में सुधार कराना हो वो उसे कर लें, ताकि आप आसानी से 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच फॉर्म भर सकें। ठीक है, इसके आगे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा, उसके बारे में फिर अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, बातें बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।